Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. हमने पहला पार्ट सीरीज की थी अचानक मर की मैन ईटर टाइग्रस के बारे में। आज उसका सेकेंड सीरीज है कि कैसे उस चालाक शेरनी जिसने कई लोगों को अपना निवाला बनाया था, उसकी 2-3 इंस्टेंसेस और दूंगा क्योंकि बीच में तो उसने बहुत निवाले बनाए थे। सबको डालेंगे तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं डालूंगा। और फिर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन पहले वीडियो से आप एक लेडी ने मेरे को भेजी कि जिस फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइगर रिजर्व को अचानक मर टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में उसका नाम ही दे दिया गया है उस जगह के नाम पे। इस टाइगर्स की वजह से वो अचानक मर इतना फेमस हो गया कि उस टाइगर रिजर्व का नाम ही अचानक मर के नाम से रख दिया। तो अचानक मर से 15 किलोमीटर की दूरी पर लमड़ी गांव पड़ता है। लमड़ी से 200 मीटर दूर से एक ढाल नीचे रास्ता जाता है और बड़ी खूबसूरत सी नीचे साल का जंगल है, फिर एक झरना है और यहाँ से लमड़ी गांव से वो दिखता भी है और बड़ा सुंदर मंजर है वहाँ का। तो लमड़ी गांव में बैगा ट्राइब है, उसमें महिषिया करके एक लेडी थी जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका हस्बैंड था दशरथ और एक छोटा पुत्र भी था। तो और दशरथ का एक खेत था जिसको वो जोतता था और उसी से खर्चा पानी चलता था। दशरथ ही अक्सर जंगल में जाके लकड़ी बीन के लाता था, उसी से चूल्हा जलता था। एक बार का किस्सा है कि दशरथ का जो लड़का था वो बीमार हो गया। तो दशरथ ने महिषिया जो उसकी वाइफ थी उससे बोला कि अब ये बीमार है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं घर पे रुक जाता हूँ आज। और महिषिया ने बोला तो फिर हम लकड़ी हम बीन के लिए आते हैं जंगल से चूल्हे के लिए। पर क्योंकि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो दशरथ नहीं चाहता था कि वो जाए, बट वो उस दिन मजबूर हो गया क्योंकि लड़का बीमार पड़ा हुआ था। तो फिर महिषिया ने तय किया और सुबह सुबह तड़के महिषिया निकली और जंगल की तरफ चली गई। प्लान यही था कि वहाँ पर जो स्ट्रीम बहती है, नाला बहता है जिसका फ्रेश पानी था, उसमें थोड़ा सा वो स्नान भी कर लेगी, फिर अपनी लकड़ी बीन के बांध के लेती आएगी। और अक्सर गाँव में यही होता है कि जब ये लोग अपने घर से निकलते हैं ना तो थोड़ा अंधेरा ही होता है। जैसे हम बोले 4:30 बजे तो अपना तड़के निकले, फिर आए क्योंकि चूल्हा जलने का टाइम हो जाता है उसके बाद, तो लकड़ी बीन के पहले ही ले आते हैं। और यही सोच के महिषिया उस दिन निकली। अब चली गई और लड़का जो बीमार था उसको दशरथ देख रहा था, वो रो भी रहा था। धीरे धीरे दिन ऊपर आने लगा और महिषिया लौट के ही नहीं आई। जब थोड़ा सा सूरज एकदम ऊपर आ गया और दिन पूरा निकल आया तो जब महिषिया घर लौट के नहीं आई तो दशरथ की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि मैन ईटर टाइग्रस जिस एरिया में ऑपरेट कर रही थी वही अचानक मर लमड़ी इस एरिया के जंगल और भी गाँव में। तो उसको चिंता हुई कि ये नाली की तरफ गई है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। बस यही सोच के फिर वो चिंता कर ही रहा था। इधर मैं वर्णन देता हूँ कि हुआ क्या। महिषिया जब निकली और वो नाले की तरफ निकली थी, नाले के पास घात लगा के वो शेरनी बैठी हुई थी। उसका भी एक कारण था, वो जानती थी कि पानी के पास इंसान जरूर आएगा, यहीं से पानी भरता है। अगर मैं पानी के पास कोई जगह है जहाँ कोई झाड़ी है उसके पीछे वो छुप जाएगी तो वहाँ से शिकार पकड़ने में उसको आसानी रहेगी। और यही हुआ। महिषिया आई और एक झाड़ी से जैसे ही वो घुटने भर पानी में गई, हरे रंग की साड़ी पहनी थी, तो उसका यही था कि हम नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे और फिर बाहर आके, और क्योंकि सुबह का टाइम था, सन्नाटा कोई रहता नहीं था, चेंज करेंगे और लकड़ी बीन के वापस आ जाएंगे। बट
उस बेचारी को क्या मालूम था कि आज उसका अंतिम दिन है, क्योंकि उसके ताक में वो मैनीटर टाइग्रेस बैठी हुई थी। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही ये घुटने आधे घुटने जब घुटने के पानी तक स्ट्रीम में चली गई, ये पीछे से जो छुपी हुई थी आई और पीछे से अटैक किया और उसको वहीं दबोच दिया और सेकंडों में उसकी मौत हो गई। बट उस मौत में सबसे बड़ी बात यह थी, एक जान नहीं गई थी, 2 जानें चली गई। एक महिषिया की, जिसको शेरनी ने दबोच लिया था और घसीट के ले आए थे, और दूसरा जो उसके पेट पे बच्चा पल रहा था 6 महीने का, वो भी साथ में ही चला गया। इस दुनिया में आने के पहले ही वो चला गया। अब यहाँ दशरथ की चिंता बढ़ती गई तो वो गया नाली की तरफ। अपना जो बीमार लड़का था उसको छोड़ के उसको मजबूरन 1-2 आदमी को लेना पड़ा। उसका शक पड़ गया क्योंकि मैनीटर टाइग्रेस का ऑपरेशन अगल बगल के गांव में था ही। तो नाले पे देखा कि पत्नी को नाले में मरी हुई पड़ी देखी, और उस टाइग्रेस ने मार कर काफ़ी हिस्सा खा लिया था तब तक, क्योंकि देर हो गई थी, 1.5-2 घंटा हो गया था। दशरथ और गांव के लोगों ने क्या किया कि नाले में थोड़ा सा आगे और बढ़े तो फिर पूरा शरीर उस औरत का वहाँ मिल गया, जिसको वो लोग लेके गांव की तरफ आए। कुछ लोग आगे लाठी आठी लेके जंगल की तरफ बढ़े। थोड़े आगे तक तो पंजे की निशान जहाँ पर स्ट्रीम के बगल में मिट्टी गीली थी मिली, फिर वो जंगल में गायब हो गई। एक बार फिर शेरनी ने शिकार किया और वहां से नदारत हो गई। ये इस शेरनी की हिस्ट्री थी। ये किल करती थी, किल करने के बाद ये गायब हो जाती थी। ये कमाल का हुनर था इसके अंदर कि वो नजर नहीं आती थी और कई कई दिन उस एरिया में नजर नहीं आती थी। अब मैं आता हूं उसके दूसरे किस्से पे कि बहुत दिन तक शांति रही, कोई किस्सा नहीं हुआ। बिंदावाल गांव था जो लमड़ी और बिंदावल और लमड़ी के बीच में एक गांव पड़ता है छपरवा। छपरवा गांव पड़ता है जहां बैगा और गोंड आदिवासी रहते हैं। और क्योंकि मैनीटर टाइग्रेस का खौफ पूरे इलाके में फैल चुका था, बट गांव के लोगों की ऐसी मजबूरी थी कि लकड़ी लेने जंगल जाना ही जाना है। तो प्लान यह हुआ कि अब अकेला कोई नहीं जाएगा, कम से कम 3-4 लोग जाएंगे और इकट्ठा रहेंगे और नज़दीक रहेंगे और लकड़ी बीनेंगे ताकि खतरा ना रहे। तो वैसे ही मैं जो किस्सा बता रहा हूँ ये है 3 आदमी, जिनका एक का नाम था धनसई, एक का नाम था समरू और एक का नाम था बुधवार। इन्होंने तय किया कि लकड़ी लाने तीनों साथ जाएंगे और अगली बगल रहेंगे। तो एक बाएं हो गया, एक दाएं हो गया। बुधवार दाहिने साइड चला गया, धनसई बाएं साइड चला गया और समरू बीच में। देखे, ये था कि बात भी करते रहेंगे और लकड़ी भी बीनते रहेंगे। अगर बात करेंगे तो अगर टाइग्रेस अगल बगल है तो उसको पता लग जाएगा कि इंसान बात कर रहे हैं तो जल्दी हिम्मत नहीं करेगी। पर शायद तीनों ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि ये ऑर्डिनरी टाइग्रेस नहीं थी। नंबर 1 ये मैनीटर थी, नंबर 2 ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थी, क्योंकि हर किल के बाद ही गायब हो जाती थी, उसका ट्रेस नहीं मिलता था उस इलाके में। तो ऐसे ही हुआ, ये लोग लकड़ी बीनते गए और सबसे पहले जो बीच में था बुधवार, उसने लकड़ी सब इकट्ठा करके बांध दी। बोली मेरा तो इकट्ठा हो गया है। और ये बात करने लगा बगल में समरू से। समरू भी बात करके इकट्ठा करने लगा और जो धनसई था वो थोड़ा किनारे चला गया लकड़ी बीनने के लिए। पर दूरी थोड़ी, सबने तय किया था कि 10 से 15 मीटर बस इतनी दूरी रखेंगे। थोड़ी देर में समरू और बुधवार को लगा कि क्या बात है, धनसई की आवाज़ नहीं आ रही है, बात कर रहा था। तो उन्होंने उसको आवाज़ दिया, भाई धनसई धनसई करके जो भी आवाज़ दिया होगा उसको,
और कोई आवाज़ नहीं आई। बस इन लोगों की रूह कांप गई। आप समझिए उस टाइग्रेस की इंटेलिजेंस को कि इतने नज़दीक 3 लोग काम कर रहे थे, वो कितनी चालाकी से आई होगी, क्या घात लगा के बैठी होगी, ये लकड़ी बीन रहा होगा, इसको वहीं चाप दिया ताकि मुंह से आवाज़ ही ना निकले और इसको खींच के ले गई। खतरा भाप कर बुधवार और सिपाही इकट्ठा हुए, खड़े हो गए। धनसई को जब आवाज़ लगाने लगे और कोई आवाज़ नहीं आए तो डरते हुए थोड़ी हिम्मत बटोरी सबरू ने, वो बुधवार ने सावधानी से, और धनसई जहाँ था वहाँ थोड़ा आगे बढ़े और उसे आवाज़ देने लगे। और जब कोई आवाज़ का उत्तर नहीं आया तो देखते क्या है कि जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो नीचे पड़ी हुई मिली। फिर ड्रैग मार्क्स मिले, खींचने की निशानी। फिर क्या था, तब तक तो इन लोग के पसीने गिरने लगे कि अगर हम इतने नज़दीक काम कर रहे हैं तब भी वो इतनी सफाई से मार ले गई कि आवाज़ तक नहीं हुई। और फिर थोड़ा आगे बैम्बू के बांस के पेड़ थे, उसमें देखा कि उसकी शर्ट खून से लदी हुई मिली। वो बस ये देख के ये लोग पलटे और गांव की तरफ भागे। आके फिर ये जो फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस को सब इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसी ऐसी बात थी, हम लोग लकड़ी बटोरने गए थे और साथ में ही बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ से शेरनी आ गई और धनसई को उठा के ले गई। तो ये बात आग की तरह गाँव में फैल गई, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने इतने नज़दीक के लोगों को भी मौका नहीं दिया समझने का कि कैसे उसने मार के घसीट के ले गई वो। अगले दिन पुलिस और गांव वाले सब अटैक की जगह पे पहुंचे और फिर वहां शर्ट मिली पर धनसई की बॉडी नहीं मिली। थोड़ा आगे आप जब और नाले पे लोग बाग, पुलिस भी पहुंची, आगे नाले पे पहुंची तो वहां सड़ान की बू आने लगी। सड़ान इसलिए क्योंकि वो बॉडी खाई हुई आधी थोड़ी पड़ी थी। और टाइग्रेस इस बार फिर नादान, फिर गायब हो गई। ताज्जुब की बात यह थी कि केवल 10 मीटर की दूरी पर लोग थे और उसके बीच से टाइग्रेस एक इंसान को इतनी सफाई से निकाल के ले गई कि आवाज़ तक नहीं हुई अगल बगल वालों को और वो आदमी खत्म हो गया। टाइग्रेस को एक हिस्ट्री बन गई थी मार के, खा के गायब हो जाना। तो फॉरेस्टर्स भी बहुत चिंतित थे और गांव वालों में आप जानते हो ये वहम बहुत जल्दी हो जाता है कि वो यही कह रहे थे कि ये टाइग्रेस को जो है देवी का वरदान है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये जो मिस्ट्री सॉल्व होनी थी इसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत चिंता में था, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था क्योंकि किल पे किल होती जा रही थी और टाइग्रेस नदारत हो जाती थी। बड़े प्रोटेस्ट चालू हो गए गांव वालों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ, बहुत दबाव उनके ऊपर था कि सर्च करें कि सक्सेस नहीं मिल रही है उनको टाइग्रेस दिखने में। अप्रैल 49 में अचानकमर बिंडवाल रोड पर मेंटेनेंस का काम था। 8 किलोमीटर लंबा एक रास्ता था जिसमें फायर लाइन लगनी थी। तो उसमें मैकू नाम का बिंदवाल का एक 22 साल का यंग लड़का था और एक प्रसादी। इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया कि आप लोग जो है ये फायर लाइन का काम है तो पहले तो सड़क साफ़ करिए, जो बड़ी वाली झाड़ू होती है लकड़ी वाली वो दे दी इन लोगों को कि साफ़ करिए। इन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं काम करेंगे, यहाँ बहुत खतरा है, आदमखोर शेरनी का इलाका है। फिर इन लोग को हिम्मत बनाई कि तुम लोग साथ ही साथ रहना, 4.5 फीट चौड़ी सड़क है, एक इधर रहना एक इधर झाड़ू देते रहना। पहले तो सफाई करके रास्ता साफ होता है, फिर उसको डिग करके जो भी पाइप लगना था वो लगना। तो बड़ी हिम्मत जुटा के दोनों ने तैयार हो गए काम करने को। 10 अप्रैल की बात है कि दोनों अपने तय जगह पे पहुंचे और 4-4.5 फीट की जो दूरी थी सड़क की, एक ने बोला कि तुम बाएं काम करो, हम दाहिने काम करेंगे, यानी आर पार सड़क के वो काम कर रहे थे। और लंबे बांस वाली जो झाड़ू थी उसी से ये लोग पहले कहा कि पहले साफ कर लेंगे। और ये झाड़ू देते देते बिंदवाल की तरफ से अचानकमर की तरफ चल रहे थे कि पहला साफ कर देंगे, फिर जो भी काम होगा
वो लोग आके बताएंगे, फिर हम लोग आपस में बात करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे निकलते जा रहे थे। थोड़ी दूर में एक साइड में जो टर्माइट हिल होती है, जो दीमक की बांबी होती है बड़ी सी, वो आगे की तरफ देखी। प्रसादी को लगा कि कोई भारी चीज उससे आवाज जैसी आ रही है पीछे से, पर उसने बोला कि टर्माइट हिल में से क्या आवाज आएगी, तो अपना वो झाड़ू देने लगा। तो अब ये देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी पीठ के पीछे ऐसे आवाज आ रही थी, वो अपना झाड़ू देने में लगा हुआ था। और उस साइड जो था वो था दूसरा वाला मैकू, वो उस साइड दे रहा था। अचानक प्रसादी को लगा कि वो झाड़ू दे के नीचे उसका ध्यान था कि उसको लगा कि उसके सर के ऊपर से कोई चीज गई है। तो अब ये झाड़ू जैसे ये मैं नीचे दे रहा हूं और एकदम से सर के ऊपर से कोई चीज कूद के भागी है। वही टर्माइट हिल था, उसी की तरफ से पीछे से। तो इसने सामने की तरफ देखा ही नहीं कि क्या हो रहा था। इसने ऊपर देखा कि क्या कूद के भागा, देखा कि आसमान है, कुछ भी नहीं है। और 2 सेकंड में जैसे ही उसकी नजर नीचे आई, उसने देखा कि सामने उसने मैकू को पकड़ लिया था टाइग्रस ने, और नीचे दबोच दिया था। उसके यहाँ पर अपने दांत गाड़ दिए थे और उसके सीने के ऊपर दोनों पंजे थे और बैठ के खोल रही थी। तो थोड़ी सी हिम्मत जताई इसने और प्रसादी ने, और जो डंडा था झाड़ू वाला वो जमीन पे पटका। बट वो जैसे ही उसने पटका, वो शेरनी जो दांत काट चुकी थी उसने करके दिखाया, तो उसके दांत खून से सने हुए थे और उसकी आंख अंगार की तरह थी, गुस्से में जैसे आग निकल रही है। वो सीन देख रहा था तो ये वहां से भागा, पलटा और भागा, जो कि गलत था। हो सकता था कि शेरनी उसको भी अटैक कर देगी, बट क्योंकि वो मैकू के ऊपर बैठ गई थी, वो समझ गई थी कि मेरा शिकार यही है, और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वो सेकंड चांस इसलिए नहीं लेना चाहती थी कि अगर हो तो कोई ना कोई क्लू छूट जाएगा। वो क्लू छोड़ती थी नहीं। बस इधर से प्रसादी गांव की तरफ भागा और इधर मैकू को उसने जमीन से घसीटते हुए उसको जब दबा के रखा था, वो तड़प रहा था। प्रसादी ने बताया कि वो अपने पैरों को पीट रहा था, हाथ को पीट रहा था, पर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने ऐसा उसको यहाँ से जाम कर दिया था कि जब तक उसकी जान रही तब तक तड़पता रहा होगा, फिर उसके बाद शांत हो गया होगा, फिर इसको खींच के ले गई। तो प्रसादी बिंडवाल पहुंचा, उसने अपने आंखों देखी जो हाल था, सब गांव वालों को बताया, पुलिस को बताया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो थे उनको बताया कि उसके साथ हमने मना किया था कि हम काम नहीं करेंगे, और मैकू को बागिन जो है उठा के ले गई मेरे आंखों के सामने। मेरे ऊपर से वो कूदी, अगर चाहती थी वो मेरे को भी मार सकती थी, बट वो शायद टारगेट कर रही थी मैकू को। तो वो टर्माइट हिल जो था, बांबी जो थी, उसके पीछे से वो आई और छलांग लगा गई इसके ऊपर से। इसको हवा ही नहीं लगी, ये सोचा कि पता नहीं क्या जानवर मेरे ऊपर से गया है, क्या कोई चीज गई है। और जब ऊपर देखने लगा तो उसको आसमान दिखा, और 2 सेकंड में सामने देखा तो उसके साथी को शेरनी ने दबोच दिया था। कितना खतरनाक मंजर होगा, मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि आदमी अगर इस तरह का कोई सीन अपने सामने देख ले तो दहल जाएगा। बहरहाल ऐसा ही फॉरेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि लोग ख़त्म हुए जा रहे थे और टाइगर्स का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तो फिर ये हुआ कि जहाँ मैकू की बॉडी है वो ढूंढने के लिए ये लोग आए। गांव वाले करीब 15-20 आए, फिर पुलिस वाले थे और फॉरेस्टर्स थे, ये लोग सब आए और वो उसकी बॉडी को उठा के जंगल की तरफ ले गई थी। और उस समय शेरनी मौकी जो भी था मैकू की बॉडी को काफ़ी कुछ खा चुकी थी, और उसको उसके जो पैरों की रेंगती हुई निशानी थी ना, जैसे वो दांत पंजों से पकड़ा होगा फिर उसको खींचते हुए ले गई थी, तो उसके जो पैर थे वो रगड़ रहे होंगे। तो उस जो मिट्टी की रगड़ की निशानी देखते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे, और गांव वाले और पुलिस वाले जानते थे कि मैकू की बॉडी ढूंढने में उन्हें बहुत सावधानी रहनी, क्योंकि नंबर 1 वो अपने शिकार के साथ है।
तो फिर उन्होंने किसी तरह बॉडी देखी कि वहाँ से लोग जब आए, 15-20 लोग थे, 20-25 लोग थे सब मिला के, तो उसको देख के वो शेरनी वहाँ से जंगल में बॉडी छोड़ के भाग गई। तो तय ये हुआ कि इनको उसको बॉडी को सेव करना है, क्योंकि उस समय पुलिस नहीं आई थी। पुलिस को, अगर पुलिस उसी समय आ जाती तो ये सब माजरा ही नहीं होता, बट क्योंकि पुलिस को आना था, बॉडी की शिनाख्त करना था, पंचनामा तैयार करना था, तो इसीलिए उन्होंने, गांव वालों ने तय किया, अपने दिमाग लगाया कि बो एंड एरो ये लोग यूज़ करते हैं। बॉडी को बांध दिया रस्सी से और एक पेड़ पे टांग के रख दिया थोड़ी ऊंचाई पे, और नीचे क्या किया, थोड़ा गड्ढा करके जो एरोस थे उस पर पॉइजन के टिप्स लगा दिए कि अगर शेरनी बॉडी को रिट्रीव करने रात में आती, क्योंकि उस समय तक अंधेरा होने लगा था, तो प्लान ये वो था कि जो भी होना है, पुलिस की इंक्वायरी जो होनी है वो नेक्स्ट डे होगी। तो उसको, बॉडी को सेव करने के लिए इन्होंने एरोस को ऊपर की तरफ ऐसी ज़मीन पे गाड़ दिए, कई एरोस, ताकि अगर शेरनी इस पे स्टेप करती है तो जो पॉइजन टिप है, जहर वाले टिप है, वो शेरनी को अगर लग जाएंगे पंजों पे या शरीर पे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और वो शेरनी इतनी चालाक थी कि क्या मालूम जंगल से ये सब सीन देख रही होगी कि लोग बॉडी को खींच के ऊपर, ये कहते हैं ना जंगल के अंदर कहावत है कि आप जाते हो टाइगर को देखने के लिए और टाइगर आपको हमेशा देखता रहता है। ये कहावत इसीलिए शायद, क्योंकि उस रात वो मैकू की खाई हुई जो बॉडी थी उस पे नहीं आई। तो इसका मतलब फॉरेस्ट वाले ये अंदाज़ा लगा रहे थे, इसने पूरा माजरा कहीं दूर से देखा होगा कि लोग इकट्ठा हैं, फिर बॉडी को, पुलिस नहीं आई थी तो पुलिस का इंतज़ार था, इसीलिए बॉडी को टांगना पड़ा। और फिर टांग के नीचे इन लोगों ने एरोस लगा दिए जिसमें पॉइजन टिप थे। ये लोग जब लगा रहे होंगे, शेरनी सब देख रही होगी। फिर बहरहाल 11 तारीख अगले दिन पुलिस पहुंची, बिंदवाल के जो गांव पहुंची, वहां से गांव वाले उनके साथ अटैक वाला जो स्पॉट था जहां पर उन्होंने बॉडी को टांग के रखा था, वहां पहुंचे और उन्होंने बॉडी को नीचे खींचा, एरोज हटाए, बॉडी को नीचे खींचा, क्योंकि पंचनामा होना था तो बॉडी को ज़मीन पर रख दिए। 20-25 लोग थे उस समय और वो पंचनामा चल रहा था, लोग थोड़ा इधर उधर गांव वाले थे और पूरी भीड़ के बीच में वो बॉडी पड़ी थी। बट कमाल है उस शेरनी का, वो कहाँ से निकल के जंगल से आई दहाड़ती हुई, और ऐसा विकराल रूप था उसका कि जब दहाड़ के वो आ रही थी इन लोग की तरफ तो भीड़ मारे डर के छितर गई। उसमें पुलिस वाले भी थे और वो आई और सेकंडों में बॉडी को, मैकू की बॉडी को उठाया और जंगल में दूसरी तरफ निकल गई। ये अद्भुत किस्सा मैं बता रहा हूँ कि 20-25 लोगों के बीच में जो बॉडी पड़ी थी उसको डराया, और डराने के बाद बॉडी जो है, इतनी हिम्मत टाइग्रेसेस में होती नहीं है, मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि डराया और बॉडी उठा के वो जंगल में दूसरी तरफ भाग गई। मैकू क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही स्टाफ था तो बहुत प्रेशर था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि कहाँ उसका पंचनामा हो रहा था, कहाँ लोगों की बीचों बीच से वो डरा के बॉडी उठा के ले गई थी। तो बिलासपुर डिवीज़न के जो डीएफओ थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। तो फिर तय हुआ, जो कंजर्वेटर थे उन्होंने सीधे ऑर्डर दिया कि मेरे को 3-4 दिन के अंदर ये टाइग्रेस मारी भी मिलनी है, वरना आप लोग के अगेंस्ट एक्शन होगा। क्योंकि बहुत प्रेशर था, पेपर वाले अलग नहीं छोड़ रहे थे, जो भी लोकल पेपर होते हैं, कि इतनी किल हो गई थी। और मैकू उस टाइग्रेस का 27वां शिकार था। तो ये इसके बाद क्या स्टोरी है उसके पहले 26 लोगों को वो मार चुकी थी, मैकू जो था वो 27वां शिकार था। तो फिर डीएफओ ने वाहिद खान खोकर करके एक रेंज ऑफिसर थे जो अच्छे शिकारी भी थे, उनको ये काम दिया कि भाई आप आइए और इस शेरनी को ढूंढिए और आपको अगर कोई टीम चाहिए तो बताइए। तो इन्होंने, खोकर साहब ने अपने साथ
मोहम्मद अली करके इनका एक अर्दली था जो खुद बहुत बहुत अच्छा शिकारी भी था, उसको साथ में लिया। और एक बंदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और दिया जिसका नाम था नाटे सिंह, वो भी शिकार करता था और साथ में रहता था। तो ये प्लान खोकर को दिया गया था कि आप अपने हिसाब से प्लान बताइए और कैसे जाएंगे, किस तरफ वो भागी है उस एरिया में जाइए, क्योंकि बॉडी लेके गई है तो ज़रूर उसको कहीं ना कहीं बैठ के खा रही होगी। आपका काम है इसको सर्च करिए। तो इन लोग ने उसको देखा, उस इलाके को देखा। तो 13 अप्रैल को तीनों लोग वो पार्टी पूरी वाहिद खान खोकर जिसको लीड कर रहे थे उसको ढूंढने निकले और तय हुआ कि पैदल ही जाएंगे, सब साथ में रहेंगे और पैदल ही जाएंगे। एक पीछे की तरफ थोड़ा ध्यान देता रहेगा, खोकर साहब आगे देखेंगे और एक बीच वाला जो है अली वो जाएगा। और खोकर साहब के पास जो राइफल थी वो बड़ी ज़बरदस्त .47 निट्रो एक्सप्रेस राइफल, बड़ी ज़बरदस्त उसकी मार होती है। और अली के पास .375 मैग्नम शॉटगन थी। तो दोनों ही गन्स तो अच्छी थी। एक शॉट अगर ढंग से लग जाएगा तो टाइगर्स को जान भी ले सकता था, पर माजरा यह था कि उसको ढूंढना था। तो ढूंढेंगे कैसे? धीरे 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 ये लोग आगे बढ़ते रहे और यह तय हुआ था कि 3 मीटर की दूरी में तीनों एक दूसरे से रहेंगे, ज़्यादा दूरी करना नहीं, क्योंकि इसके पहले 3 लोग काम कर रहे थे और 10 मीटर की दूरी में थे एक दूसरे से, उसी में वो निकाल के ले गई, एक को मार दिया। तो हम लोग को दूरी कम कर लेनी है, साथ साथ रहना है। तो थोड़ा आगे जब पहुँचे वो लोग सब देखते देखते जिस डायरेक्शन पे, तो उन्होंने वो ड्रैग मार्क्स जब उसने खींचा था मैकू को दोबारा जो बॉडी ले गई थी, वो ड्रैग मार्क्स दिखे, उसी का ये लोग पीछा करने लगे। वो ड्रैग मार्क्स फॉलो करते करते वो जो आगे करीब 500 मीटर और पहुँचे तो वहाँ जन कुछ खून से सने कुछ कपड़े मिले, उनको दिखाई दिए, जिसे देख के उन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि वो शायद धोती का टुकड़ा था, कि वो मैकू की जो धोती का टुकड़ा बचा हुआ था वो था। तो ये एक अच्छी निशानी थी कि जब धोती यहाँ मिली है खून से सनी हुई, इसका मतलब इसने फ्रेश खाया है और किसी झाड़ी में ये फंस गई है। और क्या करा जाए? तो 3 बजे सब एक जगह पहुँचे और फॉरेस्टर्स अपना काम कर ही रहे थे कि क्या प्लान करें, कैसे करें। एक टीला था, टीले के पीछे इनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। तो ये लोग एक पेड़ की आड़ में तीनों छुप गए, और क्योंकि ज़मीन में ही थे तो फिर खोकर साहब ने बोला कि तुम लोग बिल्कुल शांति से पीछे ही रहना, पेड़ के सामने आना नहीं, और मैं देखता हूँ। तो इन्होंने जब झाँक के देखा, थोड़ा टीले के पास पहुँचे और बहुत खतरा लिया उन्होंने। जब पहुँचे, जिस तरह की वो शेरनी थी और वो अपने शिकार के साथ थी, तो देखा कि उसका मुंह टीले के उस तरफ है, यानी पूंछ इनकी तरफ थी, और वो एक जैसे कुत्ता बैठा रहता है वैसे वो बैठे हुए थे और बॉडी सामने पड़ी हुई थी मैकू की, उसको खा रही थी। ये धीरे से पीछे हुए, पेड़ पे आए कि भाई उसकी पूंछ दिख रही है, मैं मारूं कि ना मारूं। अगर पूंछ में लग गई है, वो बच गई और फिर भाग गई तो बहुत बहुत ज़्यादा एरिया में बवाल हो जाएगा। तब तक नाटे सिंह जो थोड़ा था, पेशेंस उनके अंदर नहीं है, वो बोले कि साहब मारिए, आप चांस मत दीजिए नहीं तो भाग जाएगी। तो यही हुआ कि क्या करा जाए। तब तक उसने ये जो फुसफुसाहट ये लोग पेड़ के पीछे कर रहे थे टाइगर्स से सुन लिया। और जब तक खोकर साहब दोबारा टीले के पीछे आए, देखा कि टाइगर्स गायब है, खाली बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर। तो अब ये था कि एक चीज़ तो हो गई कि हमें बॉडी मिल गई है, अब इसे इसको हमें सेव करना है, और तब तक उजाला था ही। तो अब क्या करें? इन दोनों को, अली को और नाटे सिंह को, खोकर साहब ने बोला कि तुम लोग गांव जाओ और जल्दी से बांस लेके आओ और मचान बांधना पड़ेगा और यहाँ रात में बैठना पड़ेगा। मचान के लिए वो लोग भागे और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठता रहता हूँ और बॉडी की रखवाली करता हूँ। अगर टाइगर्स आती है तब तो मैं मार दूंगा। तो रिस्क तो खोकर भी ले रहे थे, क्योंकि ये वो भी जानते थे कि टाइगर्स अगर अपने किल को छोड़ के गई है तो बहुत दूर नहीं गई होगी, कहीं ना कहीं छुप के देख रही होगी।
अब उसने इंसानों की आवाज़ सुन ली तो इतनी सतर्क थी कि वहाँ से निकल गई। इधर नाटे सिंह और अली गांव चले गए। गांव से फिर वो लोगों को लेके और सामान लेके पहुँचे। इनका मचान लगाया गया और तय ये हुआ कि खोकर और नाटे सिंह मचान पे बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे। बाकी लोग अपने गांव लौट जाएंगे, जैसा हर बार होता है शिकार पे। पहले जो जहाँ जहाँ मचान लगता था, एक दो लोग चढ़ के बैठते थे मचान पे। मचान करीब 5-5.5 मीटर ऊपर ज़मीन से लगाया गया था। और खोकर को यकीन था कि टाइग्रेस का जहाँ ये बची हुई बॉडी है तो उसको रिट्रीव करने या खाने वो आएगी ज़रूर, और वही एक चांस था उसको मारने का। तो दोनों अपना ये मचान पे बैठ गए। गांव वाले चले गए। अली को बोल दिया गया कि सुबह जब भी आओ, पहले जब तक हम यहाँ मचान से आवाज़ ना दें, गांव वाले या तुम इस तरफ आना नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक शेरनी है। अगर गोली लगने के बाद भी ये बची हुई है तो चिथड़ा कर देगी गुस्से में। इंजर्ड टाइग्रेस और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। यही हुआ। थोड़ी देर में अली और अपना ये 6-7 लोग सब अपना निकल गए। मचान लग गया, ये लोग बैठ गए मचान के ऊपर। और फिर ये था कि अब इंतज़ार करना है कि कब आए। तो खोकर साहब ने नाटे सिंह को बोल दिया था कि जब भी एक टॉर्च था जो नाटे सिंह के पास थी और इनके पास राइफल थी, तो ये हुआ कि हमको चुपचाप बैठ के इंतज़ार करना है। अगर टाइग्रेस ने हम लोग मचान पे चढ़ते नहीं देखा है तो ही हमारा चांस है। अगर उसने हमें मचान पे चढ़ते देखा है तो वो नहीं आएगी किल पे। इतनी इंटेलिजेंट थी, क्योंकि एक बार जब लोगों ने बॉडी टांग दी थी और नीचे एरो लगा दिए थे तो वो नहीं आई थी। तो ये खोकर जानते थे कि बहुत इंटेलिजेंट टाइग्रेस है। अगर नहीं है, बहरहाल अंधेरा हुआ, और जंगल में जब अंधेरा होता है ना, वो जो भयानकपन, कीड़े मकोड़ों की आवाज़, वो हर आदमी जो उसको एक्सपीरियंस नहीं करता है ना, वो ऐसा भयावह सीन होता है जंगल का रात में कि जिसको आदत नहीं है वो नहीं टिक सकता। तो नाटे सिंह थोड़ा सा अनईजी हो रहे थे पर जो खोकर को लगा। फिर भी खोकर ने पहले ही बता दिया था कि जब वो आएगी किल के ऊपर तो वही हड्डी तोड़ने ओड़ने की आवाज़ आएगी। धीरे धीरे इंतज़ार करते रहे कुछ देर दोनों, और थोड़ी देर में खोकर ने ऐसा, क्योंकि वहाँ पत्ते गिरे हुए थे, लगा कि कोई पत्तों के ऊपर जोर पड़ रहा है भारी जानवर का। वो टाइग्रेस का ही होगा। इतनी अकल तो थी क्योंकि वो फॉरेस्ट के ही ऑफिसर थे। और वो आई। फिर जैसा यूजुअल सीन होता है मचान में रात में, मेरे फादर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो किस्से बताए हैं, ये पेशेंस का गेम होता है पूरा। और फिर वो हड्डी तोड़ने का और फिर खाने की आवाज़ आने लगी उसकी। तो धीरे से खोकर ने नाटे सिंह के कंधे पे हाथ दिया, यानी यही तय था कि कंधे पे हाथ देंगे तो आप टॉर्च तुरंत मारेंगे। और वो टॉर्च मारना है आपको इतनी एक्यूरेसी से। इसकी देखिए, टॉर्च मारना या सर्च लाइट मारना में भी एक आर्ट है। तो वो नाटे सिंह ने टॉर्च मारी और वो सीधे जो टाइग्रेस खा रही थी ऊपर, टॉर्च की रोशनी में देखा। कुछ समय तक वो ब्लाइंड हो गई, क्योंकि जब टॉर्च की रोशनी आती तो आपको कुछ नज़र नहीं आता है। और वही मौका था खोकर साहब के पास। खोकर साहब ने जल्दी से बगैर टाइम निकाले फायर किया। वो फायर लगा, ये दहाड़ी बहुत तेज और कूदी बहुत ऊंचा, वहीं जहाँ पर वो शिकार खा रही थी, कूदी और धड़ाम से नीचे गिरी। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो धड़ाम से नीचे गिरी और दहाड़ी थी, उस नर्वसनेस में नाटे सिंह के हाथ से टॉर्च छूट गया और वो आके नीचे गिर गया। तो अब अंधेरा है और अंधेरे में आप दोबारा फायर भी नहीं कर सकते हैं। अब एक ही चीज़ रह गई थी कि रुके सुबह तक और इंतज़ार करें कि जो शॉट उन्होंने टाइग्रेस पे ली हुई वो सही जगह पड़ी। अगर सही जगह पड़ी होगी और फिर रात में ये लोग रुके रहे, और रुकने के बाद रात को घुर्राने की आवाज़ और जो पेन वाली एक आवाज़ होती है ना शेरों के अंदर, अगर गोली लग जाती है, वो करीब 1.5-2 घंटा कराती रही ना। वो जो भी हो, गुस्सा भी है, शरीर में दम नहीं है, गोली लग गई है,
वो आवाज़ ये सुनते रहे। फिर वो धीरे धीरे वो आवाज़ शांत हो गई, बट रात अभी भी थी। तब शांत के बाद भी इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि नीचे उतर के वो देखें, क्योंकि फिर अगर वो करते तब तो जान का खतरा था। अगर वो जिंदा होती तो दोनों को मार देती गुस्से में। तो इन्होंने तय किया कि उतरेगा कोई नहीं। सुबह के टाइम पे, क्योंकि फायर की आवाज़ गाँव में चली गई थी, तो जहाँ अली गए थे और साथ के लोग थे, सुबह सुबह जैसे पौ फटी, यानी अर्ली मॉर्निंग, लोग जो है इस तरफ आने लगे। पर थोड़ी दूर जाके रुक गए और खोकर ने आवाज़ दी, इधर आना नहीं, ऊपर से ही मचान से तुम लोग। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, हम और नाटे सिंह बंदूक लेके, और टाइग्रेस सामने पड़ी हुई है और समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो थोड़ी आड़ में है कि उसको सांस आ रही है कि सांस उसकी उखड़ गई है। तो ये चेक कर लें तब तुम लोग इधर आना, नहीं तो ऐसा होता है मालूम पड़ा भीड़ चली आई और टाइग्रेस जिंदा, उसने फिर अटैक करके एक दो को गुस्से में दबोच लिया। और जब इंजर्ड होता है शेर या शेरनी या लेपर्ड, टाइगर, जो भी कार्निवोर है जो खतरनाक है, और ख़ासकर बिग कैट्स, ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो बहरहाल ये लोग आगे गए और एक जो राइफल की बट है उससे उसको हिलाया, तो तब तक वो शांत हो गई थी। फिर इन्होंने इशारा किया तो लोग सब उस तरफ आए, और लोग इतने गुस्से में थे जो गांव के थे, वो लाठियां लेके आए थे। जब वो टाइग्रेस मर गई थी, डिक्लेयर थी कि अब नहीं रही है, तो उसी मरी हुई शेरनी को लाठियों से मारने लगे धड़ाधड़। वो लाठियों से मार नहीं रहे थे, वो अपना गुस्सा उतार रहे थे। वो गुस्सा जो 2 साल से चला आ रहा था उनके अंदर। 2 साल हो गए थे इस शेरनी को, और बड़े लंबे लंबे इंटरवल में आती थी, शिकार करती थी और गायब हो जाती थी। आज ये मारी गई थी और वो गुस्सा इन लोगों ने इसके ऊपर उतारा। फिर तो ये न्यूज़ कंजर्वेटर तक पहुंची, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बिलासपुर में पहुंची, जिन्होंने खोकर को बहुत अप्रिशिएट किया और कैश प्राइज़ भी दिया इनाम का। और माइकू के नाम पे एक मार्बल का पत्थर था, वो लगाया गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का एम्प्लॉय था और ड्यूटी की टाइम ही उसकी मौत हुई थी। और इस तरह इस खतरनाक मैन ईटर टाइग्रेस अचानक मर की उसका अंत हुआ। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि उसको एंड करना ही था, बट अगर आप अधूरी बात बताते हो तो आपको इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या था। उस टाइग्रेस की इंटेलिजेंस की कहानी दूर दूर तक गई। उस समय तो वो एमपी था, एमपी में लोग मिसाल देते थे कि साहब एक ऐसी भी टाइग्रेस थी जो मारती थी और गायब हो जाती थी। इसीलिए लोग बोलते थे कि देवी का वरदान है। उसको देवी का वरदान नहीं था, वो बड़ी इंटेलिजेंट थी। उसको ये मालूम है कि कैसे किल करना है, कहाँ लोग हमें मिल सकते हैं और कैसे गायब होकर कहाँ रहना है। तो शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट टाइगर जिसका अंत हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन ईटर टाइग्रेस की एक कहानी थी और आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए लोगों के बीच में कि इस तरह की और इंटरेस्टिंग बहुत स्टोरीज। मैं क्योंकि रीडिंग भी बहुत करता हूँ, लोगों से बात भी बहुत करता हूँ। बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने मेरे को इनवाइट भी किया है कि अब वक्त नहीं मिल रहा है मेरे को कि मैं उनसे मिलूं ताकि उनकी स्टोरीज़ में मैं बोलूँगा कि आप अच्छा बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी किताब की भी जो स्टोरीज़ हैं, आप जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप डालिए। तो आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो फिर वो भी आपको सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।